हेलो फ्रेंड्स, टी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रही थी, अब उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जब हम इनके प्रोविजंस को देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को हम बोलते हैं संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका होती है जो आर्टिकल्स कवर करती है, वो कवर करती है 1 to 4 से लेके 147 तक। 1 to 4 से लेके 147 हमको बताते हैं संघ के कार्य, संघ की न्यायपालिका। तो जब हम आर्टिकल 124 को देखते हैं तो 124 हमको बोलता है, आर्टिकल 124 बोलता है कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जब हम 124 देखते हैं तो क्या बोल रहा है हमको, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये इसका जो इसके जो आर्टिकल है इसमें कई सब क्लोजेस दे रखे हैं। तो इसका जो सबसे 124 का जो 1 नंबर का क्लोज है वो हमको बता रहा है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे जितने भी न्यायालय होते हैं उनका सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थापित है? दिल्ली में स्थापित है। ठीक है। तो ये वाला जो आर्टिकल है उसका सब क्लोज 1 हमको बता रहा है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो किससे बन के बनेगा? मुख्य व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। क्या होंगे इसके अंदर? मुख्य व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। और इनके सदस्यों की संख्या को, इन न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। संसद बढ़ा सकती है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो लॉ बनाकर इनके न्यायाधीशों की संख्या को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। अब ये पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34। तो क्या होते हैं? 33 तो अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इनसे मिलकर बनती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। फिर इसके बाद जो पॉइंट आता है वो क्या बोलता है कि इसका एक टू के वाला पॉइंट आता है। टू के वाला पॉइंट आता है, उससे पहले हम देखेंगे पॉइंट टू क्या बोलता है हमको कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो जब हम इसके प्रोविजंस को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो आर्टिकल 124 का क्लोज 2 है वो बता रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, इनकी नियुक्ति करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति जी करेंगे। फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति होगी तथा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो कैसे की जाएगी? और इनके साथ साथ हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति क्या की जाएगी? कि परामर्श के बाद की जाएगी। ठीक है। कैसे? इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारे चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए अन्य न्यायाधीशों तथा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लिया जाएगा, और उनसे परामर्श लेने के बाद हमारे जो चीफ जस्टिस साहब होंगे, मुख्य न्यायमूर्ति जी होंगे, उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। मतलब मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मतलब इसको छोड़ के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी जब नियुक्ति की जाएगी तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब होंगे उनसे क्या लिया जाएगा? परामर्श लिया जाएगा। ठीक है। ये बात हमको बोली है 124 के क्लोज 2 ने। ठीक है। इसमें बताया भी गया है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वो 65 वर्ष तक की आयु का नहीं हो जाएगा। यहाँ तो आती है हमारे 65 वर्ष तक की आयु। ठीक है। क्या बोल रहा है ये न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है। और कब तक? जब तक वह 65 वर्ष की आयु तक जब तक वो 65 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता तब तक वह न्यायाधीश अपना पद धारण करेगा। और वो त्यागपत्र, अगर उसे त्यागपत्र देना होगा तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है। और संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको अब से अपने पद से भी हटा सकता है। ये राष्ट्रपति का काम है कि वो उसको उसके पद से हटाए। ये बात हमको इसने बोली थी कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, और किसी न्यायाधीश को उसको उपबंधित रीति से भी उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। अब बात आती है तो क्या एक सेक्शन आता है, आर्टिकल आता है हमारा, एक आर्टिकल आता है हमारा 124 का क्लोज 2। ठीक है। इसका जो पॉइंट क्या आता है, एक क्या पॉइंट आता है वो हमको बताता है
कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर इसके जो जज होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इनके अगर एज डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर है, एज डिस्प्यूट का अगर मैटर है, तो उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? इसको सॉर्ट आउट करेगी हमारी पार्लियामेंट, संसद करेगी विधि बना के। ठीक है ना? अब हम देखेंगे इनकी अर्हताएं और योग्यताएं। क्या होती है अर्हता? मतलब क्वालिफिकेशन हो गई एक तरीके से कि भाई इनकी अर्हता क्या होती है, योग्यता क्या होती है। किसकी योग्यता के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है हमारे जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी योग्यता के बारे में कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा। अर्हित यानी हो गया उसका क्वालिफिकेशन, जबकि क्या होगा? वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। क्या होगा? भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है उसके लिए। और साथ में क्या होगा? साथ में होगा कि वह 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट या कई हाई कोर्टों में जजेस रहा हो। ठीक है, सबसे पहले तो वो होना चाहिए भारत का नागरिक। ठीक है, और इसके बाद क्या बता रहा है कि भाई 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट या एक साथ कई हाई कोर्ट्स में जजेस रहा हो, या किसी भी हाई कोर्ट में या कई हाई कोर्ट्स में उसने वकालत का अनुभव लिया हो। भाई कितने साल का? 10 साल का। अगर जज बनेगा तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और अगर वकालत का अनुभव होगा उसका तो 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ये बात हमको कही गई है आर्टिकल 124 के क्लोज 3 में। और इसकी अर्हताओं में एक बात और आती है कि भाई क्या होना चाहिए? वो जो व्यक्ति होगा वो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। ये भी बात हमको किसने बोली है? 124 के क्लोज 3 में हमको बताई गई है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? उससे पहले हम एक पॉइंट देखेंगे कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अर्हता, जो न्यूनतम अर्हता होती है, वो इसमें नहीं आती। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे आर्टिकल 124 का क्लोज 4 देखने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई शपथ कौन दिलाता है इनको। किसको? भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो क्या होता है, शपथ से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है हमारा 124 का क्लोज 6, जो हमको बता रहा है शपथ के बारे में कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने, ठीक है, और किस चीज की शपथ दिलाई जाएगी? भाई सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश नियुक्त होने वाला है उसको राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल जब हमने शेड्यूल्स वाले प्रोविजंस देखे थे अपनी फर्स्ट या सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास थी जहां तक ध्यान है, उस क्लास में हमने शेड्यूल्स देखी थी कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है। तो वहां पे जब हमने थर्ड शेड्यूल को देखा था तो वहां पे आए थे शपथ से रिलेटेड प्रोविजन। तो जो थर्ड शेड्यूल में शपथ के रिलेटेड प्रोविजंस आए थे उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो शपथ लेगा। अब किस चीज की शपथ ली जाएगी? वह शपथ इस चीज की ली जाएगी कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा, संविधान व विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा, और क्या करेगा? अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक के साथ अपने पद पर अपने कर्तव्यों का बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, पक्षपात रहित होके, बिना किसी द्वेष भाव के क्या करेगा? इन चीजों का पालन करेगा। मतलब जब न्याय करेगा तो इन चीजों को मतलब अपने मस्तिष्क से परे रखेगा और अपना डिसीजन देगा। ये बात हमको बोली है 124 के क्लोज 6 में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा 124 का क्लोज 7। तो 124 का जो क्लोज 7 है वो हमको बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने वाला जो भी व्यक्ति होगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर क्या नहीं करेगा? किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन क्या होता है? प्लीडिंग का काम नहीं करेगा। वकालत वगैरह जो होती है ना, प्लीडिंग, वो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई न्यायाधीश है, अगर कोई गलती वगैरह हो गई क्या क्या प्रोसेस होगा कि हम उस न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो न्यायाधीश को हटाने का जो प्रोसेस दिया गया है वो हमको दिया गया है 124 के क्लॉज 4 में।
किसमें दिया गया है? 124 के क्लॉज 4 में। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि असमर्थता या सिद्ध कदाचार के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसको असमर्थता या सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। सदन से रिलेटेड प्रोविजन जो हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखे थे, तो उसको हमको गो थ्रू करना चाहिए इसको पढ़ने से पहले। तो जब हम क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को अगर पद से हटाना है तो उसका प्रस्ताव क्या करना पड़ेगा? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया। अगर उसको ऐसा आदेश नहीं दिया गया होगा तब तक उसको नहीं हटाया जा सकेगा। फिर जब हम इसका 124 का क्लोज 5 देखते हैं तो हमें पता चलता है कि संसद का जो खंड 4 है, क्या बोल रहा था? न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो उसके अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि के द्वारा विनियमन किया जा सकेगा। ये कौन से सेक्शन ने बोला हमको? आर्टिकल ने बोला हमको, आर्टिकल 124 का क्लोज 5 बोलता है ये हमको। ठीक है, अब तक हमने देख लिया 124 में जो 7 क्लोजेस थे उनको हमने देख लिया। अब इसको बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं प्रोविजंस अबाउट वेतन और भत्ते। किस बारे में? आर्टिकल जो 125 है वो हमको बता रहा है न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से रिलेटेड प्रोविजंस बता रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते वह होंगे जो कौन निर्धारित करेगा? पार्लियामेंट निर्धारित करेगा। और पार्लियामेंट कैसे निर्धारित करेगा? संसद करेगी विधि द्वारा अवधारित करके अकॉर्डिंग टू सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाएंगे न्यायाधीशों के पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब हमारे आपातकाल की स्थिति होती है तो वित्तीय आपातकाल यदि हो जाता है, जो कि हमें बता रखा है आर्टिकल 360 में, तो आर्टिकल 60 में वित्तीय आपातकाल को बताया गया है। तो अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती भी की जा सकती है। ये हमको बताया गया है 125 में। अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं 126 की तरफ। ठीक है, 126 हमें बोल रहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारिणी मुख्य न्यायमूर्ति क्या होता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भी हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है, और कब करते हैं? जब हमारे मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया हो, तो क्या करा जाता है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं 127 पर। आर्टिकल 127 हमें बता रहा है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? एडहॉक जजेस होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस जो हमको 127 बता रहा है वो ये बता रहा है कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गण पूर्ति प्राप्त ना हो, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में कोरम की पूर्ति नहीं हो, तो कोरम की पूर्ति करने के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से, प्रेसिडेंट की अनुमति से क्या करेगा? हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज नियुक्त कर सकता है। और इस एडहॉक जज बनने की योग्यता क्या होती है किसी व्यक्ति की? कि भाई एडहॉक जज वो हाई कोर्ट वाला तभी बन पाएगा जब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। फिर बता रहा है कि शक्ति और विशेषाधिकार क्या होंगे इन एडहॉक जज के। इन एडहॉक जज के शक्ति और विशेषाधिकार वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के होते हैं जब वो न्याय निर्णय करता है, अपना न्याय देता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 हमको बोल रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो बैठकें होंगी उनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।
रिटायर्ड जो जज होते हैं उनके बारे में जो प्रोविजन दे रखा है वो दे रखा है 128 में। तो क्या बता रहा है कि जब इस सुप्रीम कोर्ट में यदि कार्यभार अधिक हो जाता है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, उनको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। तो क्या होगा, जब ऐसा उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो इन जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे, उनकी उसमें कंसर्न यानी सहमति आवश्यक होगी। और राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, इनके वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाएंगे। और इनके पास क्या होगा, न्यायाधीश के समान पावर और स्पेशल राइट्स तो होते हैं, पर क्या होगा, इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं माना जाता। ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये तो रिटायर हो चुके हैं। पर इनके पास जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान होती है। तो जो रिटायर्ड जज होते हैं उनके बारे में प्रोविजंस हो गए हमारे आर्टिकल 128 में। फिर जब हम इसके बाद बढ़ते हैं आर्टिकल 129 की तरफ, तो आर्टिकल 129 हमको बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा और उसके अपने अवमान पर दंड देने सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां होगी, दंड देने की शक्तियां होगी। फिर जब आर्टिकल 130 बोल रहा है हमको कि भाई सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा ना, उच्चतम न्यायालय का स्थान जो होगा वो दिल्ली में होगा। और फिर उसके बाद ऐसे अन्य स्थानों पर हो सकता है जिन्हें भारत का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे। ये बात हमको बोल रखी है आर्टिकल 30। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा दिल्ली में स्थित है, क्या उसकी जगह को बदला जा सकता है? बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ। क्या होगा कि ऐसे अन्य स्थानों पर इनको कर सकते हैं जहां पर क्या होगा, चीफ जस्टिस जो होंगे वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन लेंगे समय समय पर, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थान बदला जा सकता है। ये हमको आर्टिकल 130 ने बोल दिया। अब 131 बोल रहा है हमको सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता, जिसे मूल क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है। कहाँ पे बताया गया हमको, आर्टिकल 131 में। तो जब हम 131 को देखते हैं तो इसने हमको बताया कि ये होता है इसका मूल क्षेत्राधिकार। तो जब मूल क्षेत्राधिकार ये होता है तो फिर क्या होता है कि भाई ये जो मूल क्षेत्राधिकार है ये उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार में आता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय को व्यापक शक्तियां और क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। ये न केवल संघीय न्यायालय का बल्कि अपीलीय न्यायालय का अंतिम न्यायालय भी होता है। मतलब जो अंतिम रूप से अपील की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और फिर क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो परामर्शदात्री और सर्वोच्च शक्ति है। तभी क्या कहा था अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कि भारतीय उच्चतम न्यायालय को विश्व के अन्य किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। तो ये उसके क्षेत्राधिकार के बारे में हो गई। तब जब मूल क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो आरंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है वो आर्टिकल 131 में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या जो क्षेत्राधिकार है इसमें केवल ये बात है केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। आरंभिक अधिकारिता का मतलब है जिसमें जो बात आएगी उसको केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। वे मामले जिनकी सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में की जाती है मूल अधिकारिता का पार्ट होती है। इसमें संघीय ढांचे से संबंधित विवाद आता है। संघीय ढांचे से संबंधित विवाद से क्या तात्पर्य है कि भाई भारत सरकार और एक या अधिक राज्य हो, एक साइड भारत सरकार हो और दूसरी साइड राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच विवाद हो। फिर क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो क्या होता है, ये इसकी मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। फिर क्या होता है, इन मामलों में सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक विशेषाधिकार होता है। ठीक है। जब हम सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का क्षेत्राधिकार देखते हैं तो इसमें क्या नहीं शामिल किया जाता है, इसमें शामिल नहीं किया जाता संविधान के पूर्व की संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद आदि। और यदि किसी संधि या समझौते में विवाद के न्याय क्षेत्र को बाहर घोषित किया गया हो, अंतर्राज्यीय जल विवाद हो, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले हो, और केंद्र राज्यों के बीच खर्चों और पेंशन से संबंधित विवाद हो, और केंद्र और राज्यों के बीच कोई वाणिज्यिक प्रकृति का कोई साधारण विवाद हो, और केंद्र और राज्यों के बीच किसी नुकसान की भरपाई से संबंधित विवाद हो, तो ये सारे क्या आते हैं, इसके मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते।
और इसमें जो विवाद होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई विधिक अधिकार निहित हो, इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक प्रकृति का जो प्रश्न होता है वो शामिल नहीं होता। ये सारी बातें हमको 131 ने बता दी। अब 131 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 131 का क्या एक सेक्शन आर्टिकल आता है जो क्या बोलता है, मैं हो गया हूं निश्चित। आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल 131 जो है इसका एक क्या पॉइंट आता है, वो बोलता है कि मैं हो गया हूँ निरसित, रिपील्ड हो गया हूँ। कब से रिपील्ड हुआ हूँ? मैं रिपील्ड हुआ हूँ संविधान के 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 4 के द्वारा निरसित हो गया हूँ। ठीक है, इसको आगे बढ़ने के बाद फिर जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं उनका एक बंच आता है। आर्टिकल का एक बंच आता है 132, 133, 134 और 136। ये हमको किस बारे में बता रहे हैं? ये हमको बता रहे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में। किसका अपीलीय क्षेत्राधिकार? सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो जब हम 132 को देखेंगे तो 132 हमको बोल रहा है संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील, उच्चतम न्यायालय भारत में अपील का सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में अंतिम सर्वोच्च न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के अपीली जो क्षेत्राधिकार होते हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे संवैधानिक मामले हो गए, सिविल मामले हो गए, आपराधिक मामले हो गए, विशेष इजाजत से अपील वाले मामले हो गए। तो जब सबसे पहले हम संवैधानिक मामलों को देखते हैं तो 132 आर्टिकल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाणित कर देता है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 134 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए एक प्रमाण पत्र जरूरी होता है। तो यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाणित कर देता है कि किसी मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न है, तो वहां उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। ये हमारे संवैधानिक मामलों की अपील आ गई। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है सेक्शन 133 हमको बोल रहा है सिविल या दीवानी मामलों में अपील। सिविल दीवानी मामले यानी क्या बोल रहा है कि जिन मामलों में उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो उन मामलों में सिविल या दीवानी अपील हो सकेगी। ठीक है, ये बात हमको किसने बोली? ये बात बोली हमको 133 ने। तो जब हम इसके एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। और यदि उच्च न्यायालय आर्टिकल 134 के एक्ट के अधीन सुप्रीम कोर्ट के अधीन क्या होता है, प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में विधि का कोई व्यापक महत्व का प्रश्न है या उसका उच्च न्यायालय के द्वारा विनिश्चय किया जाना आवश्यक है, तभी इसके अकॉर्डिंग बात आती है। अब आते हैं हमारे आपराधिक मामले। आपराधिक मामले आ रहे हैं हमारे आर्टिकल 134 में। तो आर्टिकल 134 हमको क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के आपराधिक मामले में निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोष मुक्त व्यक्ति की अपील की सुनवाई में मृत्युदंड दिया गया हो और उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास मंगवाकर क्या किया हो, मृत्युदंड दिया हो और ये प्रमाणित कर दिया जाता हो कि उच्चतम न्यायालय में ले जाने के योग्य वो मामला हो। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट दो मामले आए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील अधिकार स्वरूप आने का प्रावधान है और इनके लिए उच्च न्यायालय के कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। कौन से मामले हैं जिसमें क्या हो गया कि भाई अधीनस्थ, जब हम आर्टिकल 134 की बात कर रहे हैं तो ये हमको बोल रहा है कि दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो इसके अंतर्गत क्या प्रोविजन बताए गए हैं कि उच्च न्यायालय के आपराधिक मामले में निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है और यदि उच्च न्यायालय के द्वारा और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्त व्यक्ति को अपील की सुनवाई में मृत्युदंड दिया गया हो और उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास मंगवाकर मृत्युदंड दिया हो और यह प्रमाणित हो गया हो कि मामला उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के योग्य है। तो ये सारे ये जो प्रोविजंस है ये हमको बताए गए हैं 134 में। ठीक है, क्या बता रहा है ये कि भाई जो दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता होती है, अपीलीय अधिकारिता, उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं 136 की तरफ। 136 हमको बोल रहा है विशेष इजाजत से अपील। विशेष इजाजत से अपील की बात कर रहा है हमको
136 जिसको हम एसएलपी बोलते हैं, एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उच्च न्यायालय स्वयं प्रेरणा से भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, दंडादेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है, विशेष इजाजत दे सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, ये उच्चतम न्यायालय की अपील ग्रहण करने की इसके पास क्या होती है, अविशिष्ट शक्तियां होती है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में अपील स्वीकार कर सकता है, लेकिन इसमें सैन्य न्यायालय शामिल नहीं होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर होता है कि किस मामले में वह अपील को स्वीकार करेगा और किस मामले में वह अपील को स्वीकार नहीं करेगा। और विशेष अनुमति द्वारा अपील विवेकानुसार शक्ति है, इस पर अधिकार स्वरूप दावा नहीं किया जा सकता। इसकी जो पूरी सुनवाई होगी वो उच्चतम न्यायालय में ही विद्यमान होगी। ये बात हमको बोली थी इसने। उससे पहले हमने देखा है यहाँ पे कि भाई आर्टिकल 134A आ रहा है, जो हमको बोल रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और 135 ने हमको बोला था कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता व शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रयोग किया जाना, कि जो फेडरल न्यायालय के प्रावधान थे वैसे के वो जो प्रावधान होंगे, वो यूक्यू जो प्रावधान होंगे वो सुप्रीम कोर्ट पर लागू किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के चलेंगे हम निर्णय आदेशों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विलोकन यानी रिव्यू। रिव्यू से जो रिलेटेड प्रोविजंस है वो हमको दे रखे हैं 137 में। क्या बोल रहा है हमारा आर्टिकल 137? आर्टिकल 137 हमको बोल रहा है कि निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनर्विलोकन रिव्यू किया जाना, रिव्यू पावर। तो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद आर्टिकल 145 अनुच्छेद या आर्टिकल जो 145 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो नियम बनाने की पावर दे रखी है, कुछ नियम बनाने की। तो नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए जो निर्णय होंगे और दिए गए जो आदेश होंगे उनका पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। फिर आता है हमारा आर्टिकल 138। 138 हमको बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि। तो क्या हो सकता है कि एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो कि कौन प्रदान करेगा, हमारा पार्लियामेंट प्रदान करेगा। और फिर 139 कहता है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त किया जाना। कौन कौन सी रिट हो सकती है, हमने आर्टिकल 132 पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और कौन सी रिट थी, और थी प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा, ये सारे रिट्स आई थी। इनके बारे में जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में हमको बोल रहा है आर्टिकल 139। फिर 139 कहता है कि कुछ मामलों को ट्रांसफर करने की पावर, ट्रांसफर करने की पावर किसमें दी गई है, ट्रांसफर करने की पावर दी गई है हमको 139 के क में। यहाँ पे दे रखा है कुछ मामलों का ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे कर सकता है भाई, ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि यहाँ पे जो ट्रांसफर किया जाता है वो किसी केस का ट्रांसफर किया जाता है, किसी जज का ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक या अधिक उच्च न्यायालयों के या दो या अधिक उच्च न्यायालयों के किसी मामले या अन्य मामले को, या फिर भारत के जो महान्यायवादी होंगे उनके आवेदन पर या किसी पक्षकार के आवेदन पर क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में लंबित किसी मामले को अपने पास मंगा सकेगा और क्या कर सकेगा, उसके सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। ठीक है, ये बात हमको 139 के कहने बोली। फिर इसके बाद आता है हमारा 140। 140 हमको बोल रहा है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्ति। आनुषंगिक शक्तियां जो होती है सुप्रीम कोर्ट की वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। फिर 141 हमको बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो घोषित विधि होगी वो सभी न्यायालयों पर क्या होगी, आबद्धकर होगी। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट का डिसीजन होता है वो लोगों पर भी लागू होता है, तो इसलिए यह लोगों पर भी लागू होगी, ये वाली बात। फिर आता है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में। इसमें ये होता है कि भाई क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा कि जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय को पूर्ण यानी कंप्लीट जो जस्टिस होता है उसके लिए आवश्यक होता है। फिर क्या करेगा कि संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में क्या होगा, किसी व्यक्ति को हाजिर करने, किसी दस्तावेज को प्रकट करने, किसी दस्तावेज को पेश कराने, किसी अवमान का अन्वेषण करने और दंड के प्रयोजन के लिए कोई आदेश देने की समस्त शक्तियां होगी। ये हमको बोला 142 ने।
फिर आ गया हमारा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या बोल रहा है कि भाई सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। किसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार है? सुप्रीम कोर्ट का। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई सारवान प्रश्न है या ऐसा प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का, ऐसे व्यापक महत्व का है कि उससे उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो क्या करेगा? उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दे सकेगा। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एडवांस में भी इस तरीके की राय लेके अपने पास रख सकता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? विधि या तथ्य का कोई प्रश्न होगा या फिर किसी संविधान पूर्व संधि समझौता प्रसंविदा आदि के संबंधित मामलों विवादों पर भी यह लागू होता है। फिर आता है आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 हमको बोल रहा है कि सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य किया जाना। जो सिविल और न्यायिक प्राधिकारी होंगे वो किसकी सहायता में कार्य करेंगे? उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। फिर हमारा जो 144 का आता है वो निरसित हो चुका है, निरसित हुआ है वो 43वां संविधान संशोधन 1977 की धारा 5 के द्वारा। फिर आता है आर्टिकल 145। 145 ये क्या नहीं है, ये 145 ही है, जिसमें बताए गए हैं न्यायालय के नियम। न्यायालय के नियम की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से, प्रेसिडेंट के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के बारे में साधारणतः विनियमन या नियमन बना सकेगा। इसमें जो नियम बनते हैं वो किसके संबंध में होते हैं? विधि का व्यवसाय करने वालों के, अपीलें सुनने और ग्रहण करने के संबंध में, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, पुनर्विलोकन से रिलेटेड, आनुषंगिक खर्चों और फीसों के संबंध में, जमानत मंजूर करने के संबंध में, कार्रवाइयों को रोकने के संबंध में, संक्षिप्त अवधारणा के संबंध में। और फिर क्या होता है? लोक सेवक के आयोग के किसी सदस्य को हटाने, निलंबित कराने के संबंध में। ऐसे कई जो नियम होते हैं वो आर्टिकल 145 में दिए गए हैं। फिर 146 हमको बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी और सेवक होंगे उनका व्यय कैसे होगा। अपॉइंटमेंट कोर्ट के ऑफिस सर्वेंट बाय चीफ जस्टिस, अदर जजेस जो क्या होंगे? चीफ जस्टिस के द्वारा निर्दिष्ट होंगे। इनके जो वेतन भत्ते होंगे वो संचित निधि से दिए जाएंगे और इसको दिए जाने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है। फिर आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन की बात करता है, निर्वचन की बात करता है। निर्वचन के बारे में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसका निर्वचन करते समय भारत शासन अधिनियम 1935 और क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 और जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो ये थे हमारे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो हमने प्रावधान देखे थे वो देखे थे सबसे पहले तो 124 में हमने देखे थे 7 क्लोजेस। फिर इसके बाद आया था 125 से लेके 147 तक के प्रावधान। ये हमको बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, कौन से नियम बनेंगे, उनके अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, उनके मूल क्षेत्राधिकार क्या है, कैसे डिक्री आदेश दिया जा सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा। ये सारे प्रावधान हमने पढ़े अभी संघ की न्यायपालिका से रिलेटेड सेक्शन में 124 से लेके 147 तक। इसी